आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। आपके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया बट कुछ ने बहुत बुरा भी किया है। उनकी कॉपीज आपको जल्दी ही शो कर दी जाएंगी। हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9। उस चैप्टर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग 5 डेरिवेशंस की थी हमने लास्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडी करंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? एडी करंट। एडी करंट क्या होते हैं ये करंट? इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एडी करंट्स, क्यों इन्हें एडी करंट्स कहा जाता है? इनकी शेप की वजह से। इनकी शेप की वजह से जो इनकी शेप होती है वो किस तरह की होती है? जैसे हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह वो सर्कुलर मोशन करता है, जो उसमें वेव्स बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। तो जब इस तरह से करंट फ्लो करता है तो उस टाइप के करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। उस टाइप के करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। कैसे बनता है ये एडी करंट? जैसे कोई ये मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट का हर एक पार्टिकल करंट को इंड्यूस कर रहा है। करंट कब इंड्यूस होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जब करंट इंड्यूस हुआ तो वो हर एक पार्टिकल उसका मेटल का करंट को इंड्यूस कर रहा था। तो जब हर एक पार्टिकल उसका करंट को इंड्यूस करता है और वो सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस करता है तो उस तरह के करंट को क्या बोलते हैं हम? एडी करंट। उस तरह के करंट को क्या बोलते हैं हम? एडी करंट। इज दैट क्लियर? सिंपल सा ये मतलब समझना है कि जब करंट सर्कुलर पाथ में इंड्यूस होता है, जब करंट सर्कुलर पाथ में इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन द करंट इज सेड टू बी एडी करंट। तो उस करंट को क्या बोलते हैं हम? एडी करंट। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। तो पहली एप्लीकेशन है हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर। गैल्वेनोमीटर नाम सुना हुआ होगा। एक डिवाइस थी जो किसको मेजर करती है, किसकी डायरेक्शन को? करंट की डायरेक्शन को। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनोमीटर। इस डिवाइस का क्या यूज था? ये डिवाइस हम यूज करते थे टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके अंदर हमारे पास एक कॉपर की कॉइल थी, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर रखी हुई, और इसके दोनों तरफ क्या थी? मैग्नेट। ये कॉइल इस तरह से थी। इसको हमने कनेक्ट कर रखा था पाइवेट से। पाइवेटेड भी हो सकता है या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर भी थे। 2 गैल्वेनोमीटर हमने पढ़े थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल क्या करेगी? मूव करेगी, और जो भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन हमें बता देगी। बट जब इस कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है, यानी डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन होने के बाद वापस इसको जब ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है तो क्या करते हैं? इस कॉइल के इस फ्रेम के चारों तरफ वायर्स वाइंड अप कर देते हैं सर्कुलर पे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इस वायर में चेंज होगा तो एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और एडी करंट क्या करेंगे? इस गैल्वेनोमीटर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आएंगे। सिंपल सा मतलब, जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन की ब्लेड सर्कुलर डायरेक्शन में घूमती है, तो वो जो डायरेक्शन में घूम रही है उसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो एडी करंट है। इसी तरह हमने कॉइल को सर्कुलरली इसकी कॉपर फ्रेम के चारों तरफ लपेट दिया। जैसे ही इसमें करंट इंड्यूस होगा तो एडी करंट होगा। ये एडी करंट क्या कर देगा? गैल्वेनोमीटर की कॉइल को वापस अपनी पोजीशन पे ले आएगा। ऐसे इसका यूज होता है रेलवे ब्रेक्स में। रेलवे ब्रेक्स क्या होते हैं पता है आप लोग को? ब्रेक्स किसी भी चीज में लगे हुए हो सकते हैं, वो उस चीज को रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे ही ब्रेक्स इसमें लगे हुए रहते हैं इंजन्स में, इंजन्स के टायर में। जैसे कोई टायर है तो इस टायर के ऊपर इस तरह के ड्रम्स रहते हैं सर्कुलर। कौन से ड्रम्स रहते हैं? सर्कुलर। इन्हें बोलते हैं ब्रेक ड्रम्स। जैसे हमारी बाइक में डिस्क आती है ब्रेक लगाने के लिए या ब्रेक टायर को रोकने के लिए, जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, चाहे ब्रेक लेदर हो या ब्रेक शूज़ हो, तो उन सबको यूज़ करते हैं। वैसे ही रेलवे के अंदर क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक ड्रम्स। तो ये ब्रेक ड्रम्स क्या करते हैं? जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और ट्रेन की स्पीड हाई होती है तो इन ब्रेक ड्रम्स के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? एडी करंट्स। और वो एडी करंट्स क्या करते हैं? ब्रेक को रोक देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं वो रुक जाते हैं। फिर एक थेरेपी होती है डायथर्मी। क्या होता है इस थेरेपी में? इस थेरेपी में जो भी
मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कोई डिजीज़, उस डिजीज़ को रोकना है। उस डिजीज़ को रोकने के लिए कभी कभी हमें उस टिश्यू को क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो जैसे इसको हीट देते हैं तो ये हीट कैसे देते हैं कि उस टिश्यू के अराउंड क्या कर देते हैं, सर्कुलर वाइंडिंग कर देते हैं, सर्कुलर वाइंडिंग। जैसे मेरे हाथ के इस टिश्यू पे ऊपर हीट दे के इसको ट्रीटमेंट करना है। इस ट्रीटमेंट को करने के लिए क्या किया, इस हाथ के चारों तरफ कॉपर की वाइंडिंग कर दी या वायर को फ्लो करा दिया। तो जैसे इसके चारों तरफ कॉपर की वाइंडिंग की और इसके अंदर करंट फ्लो कराया तो डिजीज जो टिश्यू होता है उसको हम सही कर सकते हैं। ये इसका एक और यूज होता है डायथर्मी, और एक यूज होता है इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस हम लोग घर पे फर्नेस यूज करते हैं, घर पे यूज नहीं करते अभी, चलो अभी हम लोग गैस पे ही बना लेते हैं हमारा खाना वगैरह। बट इंडक्शन डिवाइस जो होती है वो भी हम यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। उस डिवाइस का क्या रोल होता है, वो डिवाइस क्या करती है कि उसके ऊपर जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरह से रहती है, इस तरह से अरेंज रहती है। अगर आपने कभी उसको गौर से देखा हो टॉप से, तो इस तरह से उस पर रिंग्स बनी हुई रहती हैं सर्कुलर डायरेक्शन में। तो जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और हीट प्रोड्यूस हो गई तो उस हीट का हम यूज़ कर सकते हैं। ये चारों एप्लीकेशन होती है एडी करंट्स की। ये चारों क्या होती हैं, एप्लीकेशन एडी करंट। एडी करंट होते क्या है, वो करंट जो एक क्लोज लूप के अंदर सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। और इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, पहली एप्लीकेशन गैल्वेनोमीटर को वापस अपनी पोजीशन में लाना। दूसरी रेलवे ब्रेक्स के अंदर, ब्रेक ड्रम्स के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे हम ब्रेक्स को रोक सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन डायथर्मी। डायथर्मी क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है जिसमें हीट की ज़रूरत होती है। तो ये हीट जो प्रोड्यूस करते हैं, ये एडी करंट्स को प्रोड्यूस करने के बाद एडी करंट्स की हेल्प से हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और अगला क्या यूज़ है इसका, इंडक्शन फर्नेस। जैसे ही हम इंडक्शन फर्नेस में करंट पास करते हैं तो ये फर्नेस का जो टॉप बेस होता है वो क्या होने लग जाता है, हीट होने लग जाता है। और इसके ऊपर जो भी हमें खाना पकाना है उसको जैसे इसके ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेडी टू ईट हो जाता है। ये इसकी एप्लीकेशंस होती हैं चारों एडी करंट्स की। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब पता है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस आवर सेल्फ, टू प्रोड्यूस आवर सेल्फ, खुद से ही प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। जैसे हमें पता है कि जैसे ही हम फ्लक्स में चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा किसी कॉइल के अंदर। ईएमएफ भी क्या होगा, प्रोड्यूस। हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ में कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट और ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। जब एक कॉइल के अंदर, सिंगल कॉइल है जब, यानी जब ये कॉइल है हमारे पास और इसी कॉइल के अंदर करंट में क्या हो रहा है, फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस तरह के जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। जब ईएमएफ खुद की वजह से प्रोड्यूस हो, जब ईएमएफ खुद की वजह से प्रोड्यूस हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। इज दैट क्लियर? अब ये होता क्या है, इसको मैथमेटिकली देखते हैं। अभी हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अब इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो हम बोल सकते हैं जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, L इंटू आई। ये L क्या है, ये L यहाँ पर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस L को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये आ गया। तो 5B इक्वल्स टू Li हमारे पास इक्वेशन आ गई। बट हमने पढ़ा था फ्रॉम फैराडेज लॉ। फैराडे के लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होता है। वो चेंज इन फ्लक्स से क्या होता है, इक्वल। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। फाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी एल आई बाय डी टी
एल क्या है, कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस का, तो एल बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल di/dt, और यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालनी तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन di/dt। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, एल की। एल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का ये कोफिशिएंट होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, जो हमने पढ़ा था पहले भी। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो जाए और चेंज इन करंट की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा है वोल्ट, और di/dt, di/dt चेंज इन करंट, करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड। ये यूनिट भी हम लोग इसकी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक सर्कुलर कॉइल का। सर्कुलर कॉइल, हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, फ्लक्स का। क्या फार्मूला होता है फ्लक्स का, phi b इज इक्वल्स टू n इंटू बी इंटू ए कॉस थीटा। थीटा मैक्सिमम लेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, phi b इज इक्वल्स टू nba, phi b इज इक्वल्स टू nba। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का कांस्टेंट, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, और r क्या है उस कॉइल की रेडियस। इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू I अपॉन 2r, ये b की वैल्यू में पुट कर दें, इंटू n इंटू a। तो ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो phi b इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू a इंटू I अपॉन 2r। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। बट सेल्फ इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, L इंटू आई के। तो L इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू a इंटू I अपॉन 2r। I से I कैंसिल, तो L की वैल्यू क्या आ गई, L आ गया हमारे पास म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर a अपॉन 2r। ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। उसके सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर कितना आएगा, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स हमने निकाल लिया, Li निकाल लिया। L की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू a अपॉन 2r। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम सोलेनॉइड के ऊपर भी निकाल सकते हैं। किसके ऊपर निकाल सकते हैं, सोलेनॉइड। याद है सोलेनॉइड क्या था, एक इस तरह की डिवाइस थी, कंडक्टर, जिसके ऊपर वायर्स को वाइंड अप किया हुआ था। वायर्स क्या किए हुए थे, वाइंड अप। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसका भी हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n अपॉन L इंटू आई। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। फ्लक्स अभी हमने पढ़ा n इंटू बी इंटू ए। तो phi b इज इक्वल्स टू n इंटू बी इंटू ए। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, phi b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, म्यू नॉट n अपॉन L इंटू आई इंटू ये b की वैल्यू में पुट कर दी इंटू n इंटू ए। n इंटू n स्क्वायर, तो phi b इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन L। phi b क्या है हमारे पास, phi b सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इंटू करंट L इंटू आई। L इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन L। आई से आई कैंसिल, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस कैपिटल L को क्या लिख रहे हैं, स्मॉल l। ये क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो सोलेनॉइड की लेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एल से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एल। इज दैट क्लियर? जब खुद की वजह से किसी कॉइल के अंदर या किसी मेटल के अंदर या किसी सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उस कंसेप्ट को, सेल्फ इंडक्टेंस। फ्लक्स चेंजिंग, जो फ्लक्स होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे क्या बढ़ेगा, फ्लक्स। तो फाई इक्वल्स टू एल आई, एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी इंटू एल आई बाय डी टी। ये वैल्यूज पुट की हमने, तो एल की वैल्यू आ गई। फिर सर्कुलर कॉइल, यानी हमने सेल्फ इंडक्शन कहाँ निकालना है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये प्लस, ये वैल्यू को पुट किया, कंपेयर किया, एल आ गया। ऐसे यहाँ पर भी क्या निकाल लिया हमने, एल, सोलेनॉइड के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर एंड ऑफ द सोलेनॉइड। इस तरह से ये दोनों डेरिवेशंस हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल लुक अपॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और उसके क्या डेरिवेशंस होते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और कैसे हम एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं और कैसे एक सोलेनॉइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, जैसे एक कॉइल मेरे पास ये है, यानी जो मेरा राइट हैंड है वो एक कॉइल है और मेरा लेफ्ट हैंड दूसरी कॉइल है। तो क्या किया मैंने, इन दोनों को पास पास में रखा इस तरह से। जैसे इस तरह से रखा तो मैंने फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराया। फर्स्ट कॉइल के अंदर क्या फ्लो कराया, करंट। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराया तो सेकेंड कॉइल के अंदर क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्यों इंड्यूस हो गया, क्योंकि फर्स्ट कॉइल के अंदर जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकंड कॉइल में भी क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही सेकंड कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। तो इस तरह से जब एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे होता है हम देखते हैं दो कॉइल्स की हेल्प से। जैसे एक कॉइल इस तरह से रखी हुई है हमारे पास, इसमें एक हमने बैटरी जोड़ दी और इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरी कॉइल हमारे पास इस तरह से रखी हुई है और इसमें हमने इस तरह से एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए इस तरह से कनेक्ट कर दिया। या इसमें आप ये ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर से आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया। जैसे ही हमने इसके अंदर करंट फ्लो कराया तो इसके अंदर क्या हो गया, फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। तो कैसे प्रोड्यूस होगा, मैथमेटिकली इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने करंट क्या मान लिया, I1, इसका फ्लक्स कितना है, 5V1, मैग्नेटिक फील्ड V1, I1 V1 और 5V1। ऐसे इसमें क्या मान लिया, 5V2, V2 इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और I2 इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तो क्या हुआ, पहली कॉइल के अंदर जैसे हमने करंट फ्लो कराया था दूसरी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। इज दैट क्लियर? तो दूसरी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, 5V2 प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से, जब पहली कॉइल के अंदर हमने करंट को फ्लो कराया। जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है, m × I, Mi1। m क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्लक्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गया Mi1। बट क्या पढ़ा हमने फैराडेज लॉ में, फैराडेज लॉ में हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन इज d phi by dt। तो एप्सिलॉन 2 इज d phi v2 by dt। तो एप्सिलॉन 2 इज 5v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d × mi by dt। I1 m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन 2 इज m di1 by dt। m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एप्सिलॉन 2 di1 by dt। ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये जो नीचे वाला टर्म है, ये अगर 1 के इक्वल है तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो ईएमएफ क्या हुआ है? इंड्यूस, उसके इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2। m म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन 2 के। अगर di 1/dt इसके इक्वल है 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की यूनिट इसकी भी क्या होगी? हेनरी, जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी, या फिर वेबर पर एम्पियर, या फिर वोल्ट अपॉन करंट अपॉन टाइम, तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। तो ये यूनिट भी इसकी हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये क्या आ गया हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। क्या आ गया हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। ना अब अगर जैसे दो सोलेनॉइड साथ साथ में रखे हुए हैं तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो सोलेनॉइड अगर है तो दो सोलेनॉइड हम मान लेते हैं, एक सोलेनॉइड ये रहा और दूसरा सोलेनॉइड ये रहा, दोनों पास पास में रखे हुए हैं। इसके अंदर से हमने करंट फ्लो कराया तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट के अंदर हमने करंट फ्लो कराया तो सेकंड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो φ2 इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? m इंटू I1। जो सेकंड कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो किसके इक्वल है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट इनटू करंट। इज दैट क्लियर? नाउ ये हमने पढ़ा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा अभी कि एप्सिलॉन 2 किसके इक्वल है? d∅v/dt। या तो यहाँ से डेरिवेशन कर लो या फिर हमने फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? φ2 इज इक्वल्स टू NBA। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, n इंटू क्या होता है? अगर ये B1 है, ये क्या है? B1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पहले N1 म्यू नॉट B1 की जगह म्यू नॉट N इंटू I1 अपॉन L इंटू A। दोनों कॉइल का हम एरिया क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं। तो φ2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, φ2 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट इंटू N1। ये स्मॉल n था, तो जब इसको कैपिटल n में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू A। φ2 की वैल्यू कितनी है? m इंटू I1। ये पुट कर देते हैं तो m इंटू I1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर I1 इंटू A अपॉन L। I1 से I1 कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट कितना आ गया? म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू A अपॉन L। N1 क्यों आया? अगर दोनों के दोनों क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगे, नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो क्या होंगे? सेम होंगे। और अगर सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? N2। यहाँ पे क्या आएगा? N2। तो ये क्या आ जाएगा? N2 इंटू N1 इंटू N2। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? N1 इंटू N2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू सोलेनॉइड्स। दो सोलेनॉइड जब पास पास में रखे हुए हो तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट कितना होगा? म्यू नॉट इंटू N1 इंटू A इंटू N2 अपॉन L। दोनों का एरिया और लेंथ क्या है? सेम है। दोनों का एरिया और लेंथ क्या है? सेम। इज दैट क्लियर? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? जब एक कॉइल की वजह से दूसरे के अंदर क्या प्रोड्यूस हो? EMF प्रोड्यूस हो, या EMF प्रोड्यूस होने के पहले क्या प्रोड्यूस हो? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और हमने ये कोएफिशिएंट निकाल लिया। ऐसे सॉलिनॉइड्स के अंदर m की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 अपॉन L इंटू A। ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या आ गया हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर? अब एक टर्म और देखते हैं हम, क्या? कपलिंग कोएफिशिएंट। कपलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? म्यूचुअल कपलिंग कोएफिशिएंट। कपलिंग कोएफिशिएंट होता क्या है? कपलिंग कोएफिशिएंट इज द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट एंड सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। तो जैसे अगर हमारे पास दो कॉइल है, एक का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, वो कितना है? म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू A अपॉन L। L क्या है यहाँ पर? लेंथ एक सोलेनॉइड का, और दूसरे सोलेनॉइड का क्या है? म्यू नॉट इंटू N2 स्क्वायर इंटू A अपॉन L। ये हमारे पास क्या है? दो सोलेनॉइड्स के सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। और अगर एक तीसरा
जो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है, म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A अपॉन L। तो इनके बीच में रिलेशन हमें स्टैब्लिश करना है। दो सॉलिनॉइड हमारे पास गिवन है और एक क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। तो इनके बीच में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो देखिए रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2, सो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट L1 L2। ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है कपलिंग कोएफिशिएंट का रिलेशन। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द रिलेशन ऑफ कपलिंग कोएफिशिएंट। जब दो सॉलिनॉइड्स को हम पास पास में रखते हैं, एग्जैक्ट क्लियर, इसका भी कभी कभी यूज करते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अ विंडो मेटेलिक फ्रेम। एक विंडो है मेटेलिक फ्रेम की, विंडो मेटेलिक फ्रेम की, उसका डायमेंशन गिवन है 120 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है। इज सेट इन अ वॉल विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एक वॉल के अंदर है, जनरली वॉल के अंदर ही होती हैं खिड़कियाँ, ये तो हमें पता ही है। तो एक वॉल के अंदर ही खिड़की रखी हुई है। तो एरिया गिवन है इसका। इट्स टोटल रेजिस्टेंस इज 0.01 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.01 ओम। फिर इसमें पूछा है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन इट्स फ्रेम। चार्ज की वैल्यू पूछनी है इन इट्स फ्रेम व्हेन द विंडो इज ओपन एट 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इफ h इज इक्वल्स टू 0.36 g। ये सब चीज़ें हमें गिवन है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या गिवन है इसमें, एक वॉल है, वॉल के अंदर एक खिड़की है, उस खिड़की के डायमेंशन कितने हैं, इतने, रेजिस्टेंस उसमें इतना है, क्यों पूछा है, थीटा के लिए 90, h कितना है 0.36 g। 0.36 g, g का मतलब क्या है यहाँ पर, गॉस। गॉस कौन सी यूनिट होती है, CGS। जब इसको एमपीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.36 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये h आ गया, h किसके इक्वल होता है, b1 माइनस b2 के। तो b1 माइनस b2 कितना है, 0.36 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। फिर ये आ गया हमारे पास एरिया। एरिया सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में फाइंड आउट करते हैं। तो 12 5 16 इंटू 10 की पावर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया भी हमारे पास किस में आ गया, एमटीएस में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। एरिया निकालने के बाद हमसे क्या पूछा है, चार्ज का वैल्यू, क्यू का वैल्यू पूछा है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2 इंटू L अपॉन R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, L इंटू V अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है Q का। तो इसके अंदर हमें वैल्यूज को पुटअप करना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये फॉर्मूला I इक्वल्स टू b1 माइनस b2 इंटू L इंटू V अपॉन R होता है। तो I की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन T इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2 L इंटू V अपॉन R। यह आ गया, यहाँ तक प्रॉब्लम। Q अपॉन T, Q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो Q इक्वल्स टू b1 माइनस b2 इंटू L इंटू V इंटू T अपॉन R। V इंटू T, वेलोसिटी इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, लेंथ के। तो Q इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2 इंटू लेंथ अपॉन R। लेंथ इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है, एरिया के। ये एरिया की वैल्यू b1 माइनस b2 हमें गिवन है और रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है। ये सारी वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास किसी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज। इस तरह से हमें सिर्फ डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ 50 टर्न्स इज गिवन बिलो। एक कॉइल गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 50, और इसमें फ्लक्स कितना है, 5b इज इक्वल्स टू 0.02 cos 100 pi t वेबर। ये उसमें फ्लक्स गिवन है। और इसमें पूछा क्या क्या है, इसमें सबसे पहले पूछा है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, कितना उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ।
फिर उस पर दूसरा पूछा है EMF एट t इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड। फिर उसमें C पूछा है करंट एट t इक्वल्स टू 0.005 सेकेंड। ये तीन चीजें हमसे पूछी हैं, ये तीन चीजें हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास इसकी फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 5 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0.02 cos 100 पाई टी वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास गिवन है। तो फ्लक्स अगर गिवन है तो अब हमें क्या निकालना है आगे इसमें निकालना है हमें एक तो सबसे पहले मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाय डी टी। तो n इंटू डी फाई बाय डी टी, एन की वैल्यू हमें पता है, बाद में पुट कर देंगे d बाई डी टी ऑफ पाई। फ्लक्स कितना है 0.02 cos 100 पाई टी। तो डिफरेंशिएशन करना है हमें cos 100 पाई टी का। 0.02 तो क्या है, इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, n की वैल्यू 50। डिफरेंशिएशन के अंदर हमने n की वैल्यू पुट कर दी और कांस्टेंट को आगे ले cos 100 पाई टी। cos 100 पाई टी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin। तो 50 इंटू 0.02 इंटू sin 100 पाई टी, और जो t का कॉफिशिएंट आता है वो किस में आ जाता है मल्टीप्लाई में। 100 पाई किस में आ गया मल्टीप्लाई में आ गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50 इंटू 0.02 1 इंटू साइन 100 पाई टी इंटू 100 पाई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब ये मैक्सिमम 1 हो जाएगा तो EMF कितना आ जाएगा 100 पाई। ये कितना होता है 314 वोल्ट। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.14। तो 3.14 इंटू 100 कितना हो गया 314 वोल्ट। इज दैट क्लियर। फिर दूसरा हमसे पूछा है EMF एट t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। तो अभी हमने EMF निकाला, बी ऑप्शन यहाँ से कर रहे हैं। EMF हमारे पास कितना आया, हमारे पास EMF आया 100 पाई इंटू साइन 100 पाई। t की वैल्यू कितनी है 0.01 पॉइंट हटाया 100 आ गया, 00 से 00 कैंसिल। साइन पाई कितना होता है साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो 100 पाई इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। सी हमसे पूछा है करंट, किसकी वैल्यू पूछी है करंट की। I इक्वल्स टू, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन R। करंट का फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन R। तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अगेन कितनी है साइन 100 पाई टी पाई इंटू टी कितना है 0.005 अपॉन 1000। ये हट गया। फिर इसको डिवाइड करना है किससे R की वैल्यू कितनी गिवन है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी करंट की, किस में एम्पियर में। इस तरह से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर के बाकी सब न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड है। किस पे बेस्ड है फार्मूला बेस्ड। एक क्वेश्चन नंबर 4 और है जो आपको करना है, बट कैसे करना है उसके अंदर आपको ये चेक करना है वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, तो वो उसमें यूज़ होगा। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर उनको प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।